So today we are going to start thermodynamics. Thermodynamics. तो थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली हम बात करेंगे कि हाउ एनर्जी interacts with matter. ठीक है, तो आप सभी को पता है कि मैटर क्या होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और एनर्जी उस मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है, वो थर्मोडायनेमिक्स है। देखिए, अगर हम नाम को पढ़ें तो नाम थर्मो बेसिकली हीट की बात करता है। ठीक है, थर्मो मीन्स हीट, और डायनामिक का मतलब होता है इन मोशन। सो नाम देख के ऐसा लग सकता है कि ये हीट इन मोशन है, बट एक्चुअल में हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, और हीट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। तो ये एनर्जी मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है, ठीक है, उसी का नाम थर्मोडायनामिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड। एंड लेट्स से कि आप एक बॉल लेते हैं, वी हैव अ बॉल हियर, और उस बॉल को किसी हाइट एज से ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ये बॉल किस हाइट पे है, लेट्स से दिस बॉल इज एट अ हाइट एच। आपने इस बॉल को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने का मतलब क्या है, ये बॉल यहां पर है, ये आएगी ग्राउंड से टकराएगी, टकराने के बाद ये फिर ऊपर जाएगी। ठीक है, क्या ये सेम हाइट तक राइज करेगी दोबारा टकरा के? नो सर, नहीं होगा ना ऐसा। क्या होगा, ये बॉल यहाँ ऊपर से आई, टकराई, फिर ये थोड़ी कम हाइट तक जाएगी, फिर से टकराएगी, फिर थोड़ी कम हाइट तक, एंड इवेंचुअली ये कुछ ऐसे ऐसे आके रुक जाएगी। सो हमने पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, हमने पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, जो कि किसका सम होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो रिलेशन है बेसिकली ये बात करता है कि काइनेटिक एनर्जी का सम और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, काइनेटिक बढ़ती है तो पोटेंशियल कम होती है, पोटेंशियल बढ़ती है तो काइनेटिक कम होती है। यही था ना ये। पर इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, यहां पर जब ये इस हाइट पर है, एच हाइट पर, इट हैज पोटेंशियल एनर्जी mgh, और जब ये क्या कर रहा है, नीचे फॉल करिए, तो यहां पर लेट्स से कि यहां आते आते इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, लेट्स से इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड्स v है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इस पॉइंट पे, हाफ mv²। ठीक है, दिस वाज द पोटेंशियल एनर्जी, एंड ये काइनेटिक एनर्जी है। तो नीचे आते आते सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। पर जब ये एक बार टकराती है, एक बार टप्पा खा के दोबारा ऊपर जा रही है, तो क्या ये उतनी हाइट तक जा पा रही है क्या? नहीं। लेट्स से ये इस हाइट तक गई, लेट्स से ये नई वाली हाइट कितनी है, एच प्राइम है। तो अब जो नई वाली पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पर, जो नई वाली पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, mgh प्राइम। और यहां अब ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। ठीक है, तो पहले तो इसकी इधर इधर भी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो पहले इसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, mgh थी। ठीक है, और अब नई वाली मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पर, ठीक है, लेट्स से ये ए पॉइंट था एंड लेट्स से ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी ये थी, और बी पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई, mgh प्राइम, क्योंकि काइनेटिक 0 है दोनों केसेस में। तो यहां पर देखिए, यहां पर होगा क्या, क्योंकि हमें पता है h बड़ा है h प्राइम से, ठीक है, तो हमें यह भी पता है कि अगर मैं mgh कर दूं तो mgh बड़ा होगा mgh प्राइम से। तो क्या ये एनर्जी का प्रिंसिपल वायलेट हो चुका है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज कर चुकी है? बोलिए, क्या एनर्जी वायलेट हो गया है कंजर्वेशन? क्योंकि यहां पर देखिए, पहले मैकेनिकल एनर्जी इतनी थी, अब मैकेनिकल एनर्जी का टोटल सम डिक्रीज कर गया है, पर हम तो बोलते थे कि वो कांस्टेंट है। तो व्हाट हैज हैपेंड हियर, क्या एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई है टकराने के बाद? व्हाट डू यू थिंक? यस सर। अच्छा, एनर्जी टकराने के बाद खत्म हो गई है? नो सर, थोड़ी कम हो गई है मतलब। तो वो गई कहां पर? सर
उस हाइट पे मतलब कोई दूसरी हाइट अटेन करने इतने के से लिए तुम यूज होगा। सभी एग्री करते हो कि पहले जो टोटल एनर्जी का सम था ना वो ज्यादा था, अब टोटल एनर्जी का सम कम हो गया है। सो एनर्जी कहीं ना कहीं तो गई है। अब वो कहाँ गई है ये हमें पता लगाना है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज हम दिमाग में रखते हैं और अपनी आंखों को बंद करते हैं एंड लेट्स से कि हमारी आंखें बंद हैं और किसी ने बॉल को ड्रॉप किया। क्या तुम जब बॉल ड्रॉप करती है तुम्हें आवाज आता है क्या? जब बॉल टकराती है कहीं आवाज आती है कि नहीं आती? यस सर। मतलब कुछ एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, एंड इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, अगर आप ग्राउंड को ऐसे जूम करो इस वाले पार्ट को जहां पर बॉल टकरा रही है, तो ग्राउंड पे क्या होंगे? एटम्स होंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज है वो एटम से बनी है, तो ग्राउंड के एटम्स होंगे। ये एटम्स वाइब्रेट करते हैं, तो इनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो बढ़ जाएंगी क्योंकि बॉल इनसे टकराई, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है ग्राउंड को। ग्राउंड का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कुछ एनर्जी कौन ले गया? ग्राउंड ले गया। किस फॉर्म में? वाइब्रेशंस की फॉर्म में। कुछ एनर्जी कहां चली गई? साउंड। और साउंड क्या है? वाइब्रेशन ऑफ एयर पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स। तो क्या एनर्जी कहीं खत्म हुई? नहीं खत्म हुई। साउंड में कन्वर्ट हुई। और किस में कन्वर्ट हुई? हीट में कन्वर्ट हुई। तो हम देख रहे हैं कि एनर्जी कैसे इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ। ठीक है, ग्राउंड का हीट होना। ठीक है, तो वो एनर्जी किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है? मैटर के साथ ही तो इंटरेक्ट कर रही है। काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड के साथ इंटरेक्ट की। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसके साथ इंटरेक्ट की? एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके साथ इंटरेक्ट की। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताऊं, ऑल्दो हम इसको अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पर साउंड होता क्या है? आपके आसपास की जो हवा है वो वाइब्रेट करती है, और वो वाइब्रेशन से प्रेशर चेंज करता है, और वही प्रेशर के चेंजेस को आपका कान डिटेक्ट करता है। ठीक है, और वही जो हमारे पास वाइब्रेशंस हैं उसी को आप साउंड की फॉर्म में परसीव करते हो। तो क्या हम ये एग्री करें कि एनर्जी अभी भी कंजर्व है? खत्म नहीं हुई है, सर मीन्स कि कंजर्व है। वो एनर्जी हीट में चेंज हो जाएगी, मतलब साउंड एनर्जी में। कुछ हीट में चेंज हो जाएगी, कुछ साउंड में चेंज हो जाएगी, पर खत्म नहीं होगी। और जब ऐसे चेंजेस की बात की जाती है तो हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स की क्या जरूरत पड़ी, हम इसकी भी बात करेंगे। ये जो अभी हमने लिखी है चीजें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं नीड की बात कर लेता हूं। बात है इनको समझने की, तो वो आपने समझने की पूरी कोशिश करनी है। नीड फॉर थर्मोडायनेमिक्स ये क्या है? तो जब मैंने बात की कि बॉल ग्राउंड पे आई और ग्राउंड में क्या थे? एटम्स थे और वो वाइब्रेट करने लग पड़े, और साउंड प्रोड्यूस हुई तो एयर के जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करने लग पड़े। तो यहां पर आप एक और चीज समझिए, जब हम ग्राउंड के एटम्स की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स, ये एटम्स का नंबर बहुत लार्ज है। दिस इज क्वाइट अ वेरी लार्ज नंबर। एटम्स को मिलियन बिलियन ट्रिलियंस इतने नंबर में होते हैं। जब आप एक छोटी सी इंटरेक्शन की भी बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने एक मोल सब्सटेंस लिया, तो एक मोल सब्सटेंस में कितने एटम्स होते हैं? देखिए एक मोल सब्सटेंस में होते हैं इतने 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या एटम्स। ठीक है, इतने एटम्स होते हैं। तो इतने एटम्स को देखिए, परसीव कीजिए जरा, इस नंबर को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। मतलब ये नंबर है 6022। दिस इज दिस नंबर। क्या इतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो आपकी पिछली फिजिक्स है वो काम नहीं आएगी आपके, और मैं वो भी बताऊंगा कि क्यों काम नहीं आएगी। बट आप जरा इस नंबर के बारे में विचार कीजिए, ये कितना बड़ा नंबर है, हम कितने ज्यादा पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स एटम्स की बात कर रहे हैं। तो जब इतना नंबर लार्ज हो जाता है, तब हमें क्या थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ती है? जरूरत क्यों है वो समझ में आ गया? सर बता दो एक बार दोबारा। मैं अभी इसको एग्जाम्पल पे भी समझाऊंगा, बट आप इतना समझिए कि जब एक मोल सब्सटेंस की बात हो रही है उसमें ये नंबर ऑफ एटम्स हैं,
इतने एटम्स हैं, जो कि मैंने नंबर यहां पर खोल के लिखा हुआ है, ये नंबर यही है, जस्ट कि आप इसको थोड़ा परसीव कर पाए। आप शायद काउंट भी ना कर पाओ, ये इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, जस्ट आप इसको परसीव कर पाओ, इसलिए मैंने इसको खोल के लिखा है। तो मैं यहां पर एक लाइन लिखता हूं, when number of particles when number of particles in a system is large, we need thermodynamics. we need thermodynamics. अब देखिए, इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ठीक है, ये एक पार्टिकल है, एंड मान लीजिए ये पार्टिकल अभी रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? क्या इनिशियल वेलोसिटी में यू से लिख दूं तो कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। क्या ये चीज पता चली? यस सर। ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं कि इस पार्टिकल का कुछ मास है, हम इसे पार्टिकल ना बोल के बॉल बोल सकते हैं। लेट्स से ये बॉल है, और ये बॉल कितना है? लेट्स से हाफ केजी का बॉल है, तो हाफ केजी कैन बी रिटन लाइक दिस, 0.5 किलोग्राम्स। लेट्स से कि आपने क्या कर दिया, इस बॉल पे फोर्स लगा दी, एंड लेट्स से यू अप्लाइड 10 न्यूटन फोर्स ऑन इट। तो क्या मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल। कैसे? न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है? F=ma। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास कितना है? 0.5। तो कितना फोर्स लगा इस पे? क्या 20? कितना एक्सेलरेशन होगा इसका? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए, क्या हम यस निकाल सर। पाए? एक्सेलरेशन निकल गया? बोलिए हाँ कि ना। यस सर। अगर मुझसे कोई पूछ ले कि भैया ये बताओ, अब ये इसका एक्सेलरेशन है और इस पे इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो ऑल आई हैव टू डू इज यूज दिस इक्वेशन, v=u+at। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन कितना है? 20 है, और कितने टाइम के बाद? किसी ने बोला 10 सेकंड के बाद बता दो, तो कितनी वेलोसिटी आ गई? 200 मीटर पर सेकंड। बोलिए, मुझे पहले पता था कि वो है कहां पर, और मुझे उसका एक्सेलरेशन निकल गया। अगर एक्सेलरेशन निकाल लिया, मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं। मैं ये भी बता सकता हूं कि वो 10 सेकंड के बाद कहां पहुंच गया होगा, इस इक्वेशन का यूज करके। ठीक है, और इस इक्वेशन में मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट करनी है, टाइम कितना है 10 सेकंड के बाद बताना है, एक्सेलरेशन कितनी है 20, और यहां पर टाइम 10। ठीक है, और मैं ये भी बता सकता हूं कि 10 सेकंड के बाद वो कहां पहुंच गया होगा। तो वो कहां पहुंचा है? यहां पर देखिए, 1000 मीटर पे। बोलिए, कि ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, फिर से सुनिए। एक बॉल थी, एक बॉल पे फोर्स लगी 10 न्यूटन, वो कहां पर थी वो मुझे पता था। ठीक है, और फोर्स के लगने के बाद कितनी एक्सेलरेशन होगी मैं वो निकाल पाया। अगर मैं वो निकाल पाया तो मैं ये भी बता पाया कि 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मैं ये भी बता पाया, मैं ये भी बता पाया कि वो कहां पहुंच गई होगी। इनफैक्ट मैं ये भी बता सकता हूं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। कैसे? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मुझे वेलोसिटी का नॉलेज आ गया है, तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो देखिए, अगर मुझे कुछ इनिशियल कंडीशंस पता है किसी पार्टिकल की, तो मैं ये बता सकता हूं कि वो पार्टिकल बाद में फ्यूचर में कहां होगा। क्या ये बात आप समझ पाए? और यही हमने न्यूटन वाले मैकेनिक्स में किया। हम किसी पार्टिकल की इनिशियल बातें करते थे, और उसके बारे में फ्यूचर में वो क्या करेगा वो प्रिडिक्ट कर लेते थे। कि यही नहीं था? यस सर। ठीक है, तो क्या आप ये लिख देंगे? अगर आप ये जल्दी से लिख देंगे तो मैं अगली बात करूंगा, और थर्मोडायनेमिक्स की क्या जरूरत है वो आपको एक बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लिख दीजिए, एंड प्लीज लेट मी नो जब आप ये लिख दो।
हो गया सर। सभी ने लिखा? अरे भाई, तुम ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे क्या, बोलोगे नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, गुड, सभी ने लिखा। तो देखिए, अब प्रॉब्लम एनकाउंटर करते हैं। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, लेट्स से एक क्लोज्ड कंटेनर है। दिस इज अ क्लोज्ड कंटेनर, और इस कंटेनर में लेट्स से क्या है, गैस, कोई गैस भरी है लेट्स से। तो ये क्या है, गैस के पार्टिकल्स। ठीक है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ बंच ऑफ देम, क्योंकि सारे तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ये गैस 1 मोल है, अगर ये गैस 1 मोल है, तो इसमें कितने एटम्स होंगे? बोलो, क्या इतने होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। और क्या ये एक छोटा नंबर है? नो सर। नहीं, दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर, दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट। और मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं कि अगर मुझे क्वांटिटी की बात करनी है, तो कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम से ये बात बन जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं कोई एटम एलिमेंट ले लेता हूं, जैसे मैंने सोडियम ले लिया। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर बोलेंगे? 11। 11। अच्छा, मास नंबर कितना होता है इसका? 23 ग्राम के अराउंड होता है, नियरली 23। 23 ग्राम, मतलब नियरली डबल होता है एटॉमिक नंबर का। ठीक है, 23। और देखिए, इसका मतलब क्या है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास जो है, ठीक है, वो 23 होने का मतलब क्या है कि अगर आपने 23 ग्राम सोडियम ले लिया, तो उसमें इतने एटम्स होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के जितना जब आप क्वांटिटी ले लेते हो, तो उसमें इतने एटम्स हो जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, जैसे कि कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। ठीक है, वी लेट्स टॉक अबाउट मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, इट्स 12। ठीक है, तो मास नंबर अराउंड 24-25 होगा। ठीक है, इट्स मास नंबर विल बी लेट्स से नियरली 24 है लेट्स से। तो 24 ग्राम अगर आपने मैग्नीशियम ले लिया है, तो उसमें इतने एटम्स हो जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इतने एटम्स किसी कंटेनर में डाले हैं और उस कंटेनर में गैस है, तो हमें ज्यादा गैस लेनी भी नहीं है। आप कुछ ग्राम गैस ले लो और उसमें इतने एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट कि थोड़ी सी क्वांटिटी अगर मैं गैस की ले भी लूं, तो बाय वेट, तो उसमें भी बहुत सारे एटम्स होते हैं। ये मेरा बेसिकली पॉइंट है। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर हुई कि जस्ट अ यस स्मॉल सर। क्वांटिटी ऑफ गैस कंटेन्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, तो अब समझिए, इसमें से कोई एक एटम पकड़ लिया, मैंने इस एटम की बात करना चाहता हूं। ठीक है, और मान लीजिए ये एटम मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया, ये वो एटम है। अच्छा, इस एटम का मान लीजिए मुझे मास पता है, लेट से मुझे इसकी पोजीशन भी पता है, लेट से पोजीशन भी पता है, मास भी पता है। तो पोजीशन का चेंज अगर मैं निकाल लूं, तो क्या बनता है, वेलोसिटी बनती है। ठीक है, और अगर इस पे कितनी फोर्स लग रही है मुझे वो पता हो, तो मैं फाइनल वेलोसिटी भी इसकी निकाल सकता हूं। ठीक है, तो देखिए, अगर मुझे इस पार्टिकल के बारे में स्टडी करना है, तो जैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, कौन कौन सी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, वी स्क्वायर्ड माइनस यू स्क्वायर्ड इक्वल्स टू एस। क्या ये तीन इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं क्या? कि ये तीन इक्वेशन आपको हेल्प करती हैं किसी पार्टिकल के बारे में पढ़ने के लिए, किसी बस के बारे में, किसी पर्सन के बारे में पढ़ने के लिए? बोलो, करती हैं कि नहीं करती? यस सर। करती हैं। तो मान लीजिए कि इस पार्टिकल के बारे में मैं पढ़ना चाहता था और मैंने ये तीन इक्वेशन लिखी। कौन से वाली, ये वाली। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने जितनी गैस ली है ना, अगर मैं हर एक पार्टिकल के लिए तीन तीन इक्वेशंस लिखूं, तो तुम्हें नहीं लगता कि वो इक्वेशंस का नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि देखो, एक इतने एटम्स है मान लीजिए, तो हर एक पार्टिकल के लिए तीन इक्वेशन, तो कितनी इक्वेशन बन गई? क्या इतनी इक्वेशन तुम सॉल्व कर सकते हो अपनी जिंदगी में? बोलो, क्या कर सकते हो इतनी इक्वेशन सॉल्व? नो सर।
No, नहीं sir. कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो अगर हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम वही बात करने की कोशिश कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, कि जब पार्टिकल्स का नंबर बहुत लार्ज होता है तो हम फिजिक्स को जैसे पढ़ते आए हैं वो वैसे काम नहीं करेगी। अब हमें ये वाले वेरिएबल नहीं चाहिए, जैसे पोजीशन हो गई या फिर वेलोसिटी हो गई या फिर एक्सेलरेशन, ये वाली बातें नहीं करेंगे अब हम। अब हमें वेरिएबल चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं एक चीज लिख देता हूं कि let us say we are talking about, let us say we are talking a gas in a container, about a gas in a container. Even a small amount of gas contains very large number of molecules. Even small amount of gas contains very large number of molecules, contains very large number of molecules, large number of molecules. So its behavior cannot be studied, its behavior cannot be studied यूजिंग, कौन से वाली मैकेनिक्स थी, यूजिंग न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन वाली मैकेनिक्स क्या होती है, जो न्यूटन के सिद्धांत, न्यूटन के लॉज, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये सारी चीजें। तो न्यूटन की मैकेनिक्स से इनको नहीं पढ़ सकते, तो अब कैसे पढ़ेंगे, हम इनको लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पढ़ते हैं। ठीक है, और वहां पर पोजीशन वेलोसिटी इनकी बात नहीं होती, मास की बात नहीं होती, वहां पर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। तो देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं, लेट मी राइट इट एज, यहां इसके बाद आप यहां से लिखेंगे, सो वी नीड टू चेंज वेरिएबल्स, we need to change our variables which tell us about the state of the system, which tell us about the state of the system। ठीक है, तो सिस्टम की स्टेट क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसको जानने के लिए हमारे जो वेरिएबल हैं अब वो पुराने वेरिएबल से कुछ अलग होंगे। ठीक है, द स्टेट ऑफ द सिस्टम, और उन वेरिएबल्स को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है स्टेट वेरिएबल्स, नोन एज स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब मैं स्टेट वेरिएबल्स की बात करने वाला हूं कि वो क्या होते हैं, तब तक आप ये सारी चीजें लिख दीजिए। ठीक है, क्या मेरी बातें सुन रहे हैं सभी एक्टिव होके? यस सर। ठीक है, क्योंकि देखिए Yes, मैं sir. बहुत डिटेल में बातें कर रहा हूं। आई डोंट वांट कि आप इसको क्रैम कर लें, कुछ चीज याद कर लें। हम इसको बहुत डिटेल में समझ रहे हैं कि एक्चुअल में हमें इस सब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, इस चैप्टर की क्या रिक्वायरमेंट है। और जब आप ये चीज समझते हैं तो चीजें रिलेटिवली काफी आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए लिख दीजिए एंड देन लेट मी नो।
सर हो गया। ठीक है, आई होप सभी ने लिख लिया हो। तो अगली बात करते हैं। तो देखिए, हमारे पिछले वेरिएबल्स किसी काम के नहीं है, हमें न्यू वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। उन्हें स्टेट वेरिएबल बोला जाता है, जो सिस्टम की स्टेट के बारे में बताते हैं। तो वो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये कौन से हैं? ये हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये सिस्टम की स्थिति, उसकी स्टेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, इसीलिए इन्हें स्टेट वेरिएबल्स बोला जाता है। और अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम बात करते वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम की या डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन की, ठीक है, तो ये भी तो हमारे पास वेरिएबल थे जो कि आपको सिस्टम के बारे में बताते ही थे। जैसे कि मान लीजिए एक बस है और ये इसका मास m है और ये किसी इनिशियल वेलोसिटी u से जा रही है और ब्रेक लग गई। तो ब्रेक लगी तो मतलब फोर्स लगी, और फोर्स लगने का मतलब क्या होता है कि सिस्टम आपका एक्सेलरेट करेगा, तो फोर्स अपॉन मास वो एक्सेलरेशन मिल जाता है। और फिर हमें पता चल जाता है कि अच्छा, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है। तो हमारे पास इन वेरिएबल्स के बीच में एक्चुअल में रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन? v इक्वल्स यू प्लस ए टी, ये रिलेशन ही तो है वेरिएबल्स के बीच का। तो वैसे जब हमारे पास स्टेट वेरिएबल, अब ये नए वेरिएबल हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तो कुछ इक्वेशन ऐसी भी होती हैं जो इनके बीच में रिलेशन बताती हैं। ठीक है, और वो इक्वेशन आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में। ठीक है, तो देखिए मैं उस इक्वेशन की भी बात कर लेता हूं यहां पर। सो देखिए, these variables are related to each other, are related to each other by equation of state, by equation of state। ठीक है, जिस इक्वेशन से एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं उसे क्या बोला जाता है? इक्वेशन ऑफ स्टेट। और वो इक्वेशन क्या है? देखिए, पीवी इक्वल्स एनआरटी। क्या आपने ये इक्वेशन पढ़ी है? यस सर। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। कौन सी इक्वेशन है ये? इक्वेशन ऑफ स्टेट है, या फिर आप इसे कई बार आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? रिलेशन है किस किस के बीच में? इन स्टेट वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, जैसे कि हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच में इक्वेशन लिख रहे थे, तो वो उनकी इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के बीच की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो वो इक्वेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ये 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 चीज क्लियर होगी बच्चों को, वेरी गुड। ठीक है, सो देखिए, जब हम बात करते हैं कि एक कंटेनर है एंड इन दिस कंटेनर वी हैव सम गैस फिल्ड अप, ठीक है, जिस कंटेनर में कुछ गैस भरी हुई है, तो ये एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है। अब आप कैसे समझेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम है? आपको सिर्फ इतना देखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है कि नहीं। इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज लार्ज, ठीक है, अगर सिस्टम में जो पार्टिकल्स का नंबर है वो लार्ज है, सिर्फ यही एक कंडीशन है एक सिस्टम को थर्मोडायनामिक सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है, देन योर सिस्टम इज थर्मोडायनामिक सिस्टम। ठीक है, जो हमारे अंडर जो सिस्टम है जिसे हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या है? थर्मोडायनामिक है। बोलिए, आई गेस आई हैव मेड माय पॉइंट कि थर्मोडायनामिक सिस्टम होगा क्या? क्या ये Yes, चीज पता sir. चल गई सभी को? Yes, sir. और वो यस सिस्टम जो सर। होता है वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने बात की प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की। अब मैं आपको थोड़ा इमेजिन करने में हेल्प करता हूं कि प्रेशर कैसा होता होगा, वॉल्यूम कैसा होता होगा, टेम्परेचर कैसा होता होगा। ठीक है, तो पहले इस सब ये भी लिख दीजिए और फिर मैं आपको इमेजिनेशन में थोड़ा हेल्प करता हूं।
सर हो गया। डन, सभी ने लिखा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखिए, अब इस कंटेनर को जब मैं बना रहा था तो मैं इसको 2 डायमेंशन में बना रहा था, पर एक्चुअल में कंटेनर्स कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, ठीक है। दे लुक समथिंग लाइक दिस। कैसे दिखते हैं वो? ऐसे दिखते हैं, ठीक है। और अगर किसी चीज के पास वॉल्यूम है तो उसके पास लंबाई होगी, एक लेंथ होगी, एक उसकी चौड़ाई होगी, इट हैज अ ब्रेड्थ, और एक हाइट होगी उसके पास, ठीक है। ये ठीक है, ये हाइट होगी। तो होता क्या है, देखिए, जब किसी कंटेनर में, जैसे इसके अंदर कोई गैस भरी है, ठीक है, लेट्स से इस कंटेनर के अंदर गैस है, सो देयर आर सम बंच ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन दिस कंटेनर। तो होता क्या है, ये गैस मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। ये एक दूसरे के साथ तो टकराते ही हैं, पर कंटेनर की दीवार के साथ भी टकराते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं इस दीवार की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वॉल राइट हियर, ठीक है। इस वॉल को मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करता हूं, लाइक दिस, ठीक है। मैंने इस वॉल को ऐसे ड्रॉ किया। हालांकि आप समझ जाइएगा कि ये वॉल एक्चुअल में ऐसी है, जैसे कमरे की दीवार होती है वैसी है, पर मैं इसको 2 डायमेंशन में ड्रॉ कर रहा हूं। अब मान लीजिए जैसे कि एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, और इसका मास कितना है, m है, और ये किसी वेलोसिटी u से इस दीवार की तरफ जा रहा है। तो होगा क्या कि ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे जा रहा होगा, टकराएगा और फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि कोलिजन इलास्टिक है, तो इसकी एनर्जी लूज नहीं होगी। तो मान लीजिए जैसे ये इस रास्ते गया, टकराया और इसी रास्ते वापस आ गया, तो जब ये इस रास्ते वापस आ रहा है सेम स्पीड से, तो अब इसकी स्पीड पहले u थी, अब कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ u। बोलिए हाँ कि ना? ठीक है, क्योंकि माइनस साइन डायरेक्शन के चेंज को बता रहा है, मैग्नीट्यूड अभी भी वही है। बोलिए ठीक है? यस सर। ठीक है। Yes, अब sir. देखिए, अगर मैं बात करूं मोमेंटम की, तो पहले हमारे पास मोमेंटम कितना था, mu, और फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, माइनस mu। तो चेंज कितना है मोमेंटम का, फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया, माइनस mu। ये फाइनल मोमेंटम है, माइनस mu। ये इनिशियल मोमेंटम mu था, और ये फाइनल मोमेंटम माइनस mu था। तो ये कितना हो गया, -2 टाइम्स mu। ये चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज नोटिस कीजिए, ये मोमेंटम को चेंज होने में कुछ समय तो लगेगा ना, जब टकराएगा तो टकराने में कुछ समय लगता है। मान लीजिए कितना टाइम लगा, लेट से यहां पर डेल्टा टी, ये टाइम लगा है। तो क्या हमारे पास मोमेंटम चेंज हो रहा है और उसमें टाइम लग रहा है? मुझे बताओ, ये चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, ये क्या होता है? ये क्या होता है मोमेंटम का चेंज अपॉन टाइम? बोलिए। अरे न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं पढ़ा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये चेंज इन मोमेंटम क्या फोर्स नहीं बन जाएगा? बोलो हाँ कि ना? यस सर। बन गया ना। मतलब मॉलिक्यूल गया, दीवार के साथ टकराया और वापस आया, और इसमें वो अपना मोमेंटम चेंज कर रहा है, और मोमेंटम चेंज कर रहा है तो उस पर फोर्स लग रही है। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि मॉलिक्यूल पे फोर्स लग रही है, तो मॉलिक्यूल भी दीवार पे फोर्स लगाएगा। तो एक मॉलिक्यूल जब टकराता है, वो किसी कंटेनर की दीवार पे फोर्स लगाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? अब इस दीवार के साथ सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं टकरा रहा है, इस दीवार के साथ करोड़ों मॉलिक्यूल एक साथ टकरा रहे हैं, तो सभी फोर्स लगा रहे हैं। और अगर मान लीजिए मैं इस दीवार के एरिया की बात करूं, तो एरिया कितना हो जाएगा, ये वाली ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये इसका एरिया आ जाएगा। तो टोटल फोर्स जो लग रही है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द वॉल, ये वो प्रेशर है जो गैस कंटेनर पे लगाती है। बोलिए क्लियर हुआ? यस सर। तो आपको ये समझ में आया गैस प्रेशर कैसे लगाती है? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो ये लिख दीजिए,